नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे के कार्यक्रम आप मेरे साथ देखेंगे। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में इंडिसेस पर व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल देने के लिए अमोल अठावले मौजूद होंगे कोटक सिक्योरिटी से। उनसे करेंगे बातचीत। और उससे पहले जरा आते हैं आज की डे अप्रोच पे। सुबह क्या बात हुई थी स्ट्रेटेजी में और अब क्या करना चाहिए। पहले लेके आइए इंडिसेस का लेवल्स 17,747 और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 41,452। एसजीएक्स निफ्टी सुबह से आज डाउन था और सुबह आई थिंक एक हल्का सा, अगर आप देखें, गैप डाउन हमको मिल रहा था। हमारी अप्रोच निफ्टी पे वेल डिफाइंड थी कि वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, एक डिप का इंतजार करेंगे और उस डिप में जज करेंगे कि एग्जैक्टली डिप कहाँ तक का मिल रहा है। देखिए, लास्ट सेशन जब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखे आए थे शुक्रवार को, उस सेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट नीचे की तरफ ये भी था कि 17,700 और 600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी। और इसीलिए मैंने डिस्कस किया था आज कि लेट्स सी फर्स्ट कि कौन से बेस तक हमें डिप मिलता है। आज हमें डिप मिला बेस 1 तक, बेस 2 तक माफ कीजिएगा, और वहां से बार बार निफ्टी पुल बैक दे रहा है। और बेस 2 क्लियरली वेल डिफाइंड था दो चीज़ों से। एक तो पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन, और साथ ही साथ ये एक ओपनिंग और आई थिंक कहीं ना कहीं एक जो शुक्रवार और गुरुवार के सेशन की मिड ट्रेजेक्ट्री थी वो था। तो वहां तक के डिप्स हमेशा याद रखिएगा। निफ्टी में अगर आप बाय कर रहे हैं तो अभी तक तो मदद कर रहे हैं। सुबह एक फर्स्ट ट्रांच मदद की थी और अभी एक ट्रेड जो कुछ देर पहले आया था उसमें भी अगर आप देखें स्विंग मिला। याद रखिएगा, ट्रेड सेटअप यही कहता है, बाय द डिप्स क्लोजर टू बेस 1 बेस 2। सिंस अभी तो बेस 2 की कहानी है तो बाय कीजिएगा। और आज का जो एक सप्लाई पॉइंट है वो सुबह से अगर आप देखें 17,820 840 बना हुआ है। तो वहां पर अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है नीचे तो बुकिंग का क्लस्टर वही रहेगा। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाइए क्या कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक लॉन्ग बैठा हूं, मैं बेस के आसपास एक लॉन्ग ट्रेड लेके बैठा हूं, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। 3 कॉल्स और पुट्स को देखते हैं, वहां पे ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, आज निफ्टी आईटी थोड़ा दिक्कत में है और ये हमको परेशान कर रहा है। हालांकि लॉसेस सुबह के जो शुरुआती आधे घंटे के थे उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ अच्छी है कि 17,700 की पुट एक साइजेबल, एक बड़ा अच्छा ओआई लेके बैठी हुई है। 57 लाख का वहाँ पे पुट राइटिंग है, 600 पे पुट राइटिंग है और 17,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। लेकिन अगर आप आज की एक महत्वपूर्ण चीज़ देखें कि स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स अब बैठे हुए हैं 17,800 की स्ट्राइक पे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है, करीब 60 लाख कॉल भी की हैं। 17,900 पे और भी अच्छी 50 लाख और 18,000 पे करीब करीब 50 लाख, जहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो ओआई है वो 1.07 सीआर पहुंच चुका है। तो इस आंकड़े के मुताबिक याद रखिएगा, अगर आप बेस के आसपास ट्रेड ले रहे हैं तो आज का जो हाईएस्ट क्लस्टर रहेगा वो है 17,790 800 के जोन में। आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उस ट्रेड को लिक्विडेट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज 17,800 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, तो वो एक जो सप्लाई जोन 20 डेमा के आसपास बना हुआ था 17,880 के आसपास, वो खिसक के अब नीचे की तरफ आ गया है। निफ्टी को आज नहीं मिल रहा है अगर आप देखें एडवांटेज, क्योंकि निफ्टी आईटी आज बैकफुट पे है, रिलायंस बैकफुट पे है। तो इसीलिए अगर आप देखें शायद वो एक थ्रस्ट जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के पास वो थ्रस्ट आज मॉर्निंग में भी था और अभी भी बना हुआ है। याद रखिएगा, आज सुबह हमारी बात हुई थी कि बेस 1 के ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा। बेस 1 क्लियरली डिफाइंड था और वो बेस 1 था, याद रखिएगा, करीब करीब 41,271 का, 41,271। और एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का आज का जो डे लो का क्लस्टर है यही है। मेरी बात सुबह यही हुई थी कि जब जब आप बेस 1 के आसपास खरीदें या फिर लोअर लेवल्स पे खरीदें, आपको 41,700 के जोन में लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट करने के 2 जोन थे, याद रखिएगा, 41,700 और 42,000, दोनों ही जोन वेल डिफाइंड थे। 41,700 पे आता है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 42,000 पे आता है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और बात, 42,000 पे बहुत बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये 2 सप्लाई पॉइंट थे, 2 जोन थे जहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना था। अब देखिए, अगर आप अभी भी एक लॉन्ग ट्रेड पे हैं तो अप्रोच क्या हो। मान लीजिए 271 पे, 290 पे या फिर 300 पे आपने एक लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी पे लिया, तो आपको मिल रहे हैं 100-150 पॉइंट, बट स्टिल यहां से ऊपर की गुंजाइश कितनी है। लेके आइए कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे। एक पुट मैंने वो इंक्लूड की है जो कि शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देख के आई थी, 41,000 की स्ट्राइक।
41,100 की स्ट्राइक, 41,200 की स्ट्राइक। वहाँ पे अभी भी ठीक ठाक वाई खड़ा है, 41,000 पे अभी भी कैरी 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, लेकिन 41,500 पे, 41,600 पे, 41,700 पे अब स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रही है। अब याद रखिएगा हमारा ट्रेड जोन जो है वो अभी भी यही है, और वो क्या कहता है कि बाय क्लोजर टू आई थिंक 41,200, 290, 300, और एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग हाइस के आसपास 41,600, 650 और 710 के आसपास। बड़ा स्विंग निफ्टी बैंक में अब तभी आएगा जब आप 720 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देंगे। आते हैं अब हमारे आज के मेहमान की व्यू की तरफ। अमोल हमारे साथ मौजूद हैं। अमोल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे, कैसे रीड कर पा रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को? वीरेंद्र जी नमस्ते। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट एक सीमित दायरे में चल रहा है। बजट वाला जो मूवमेंट हुआ था वो उसके हाई और लो उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाउंस बैक के बाद भी आज सेलिंग दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहेगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे लगता है निफ्टी के लिए जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर हम बोल सकते हैं 17,950 और 18,000, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लग रहा है। और 17,625 का मुझे लग रहा है जो अच्छा खासा सपोर्ट है टेक्निकल बेसिस पे। अगर वहां से निफ्टी स्लिप होता है या वहां से निफ्टी नीचे ट्रेड होना चालू हो जाता है, फिर करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है, जो कि नीचे में 17,550 और 17,500 वहां तक जा सकता है। ओके, निफ्टी बैंक पर आपका अमोल व्यू? बैंक निफ्टी में भी सिमिलर फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी बाउंस बैक ज्यादा हुआ है, अगेन वो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो बजट वाला जो हाई था वो मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ 42,000 का। और नीचे में मैं इमीडिएट सपोर्ट अगर देखता हूँ तो 41,000 का दिख रहा हूँ। बिलो 41 आई थिंक मुझे लगता है करेक्शन थोड़ा और बढ़ेगा बैंक निफ्टी में, और 40,500 और 40,300 करेक्ट हो सकता है। ओके, चलिए, तो निफ्टी पे आप देखें आपने का व्यू और निफ्टी बैंक पे आपका व्यू सुना आपने। हम अमोल की कॉल्स पे आएंगे, अभी बात करेंगे उन पे, लेकिन थोड़ा सा देखिए हमें अर्निंग्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि अर्निंग्स चल रही हैं। एक स्टॉक लेके आइए, एफएल इंडिया आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1,080 पे ट्रेड करता हुआ, और नंबर्स आए एफएल के, और इन्हीं नंबर से बातचीत करते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर अनुज खन्ना स्वयं मौजूद हैं, सीएमडी एंड सीईओ एफएल इंडिया के। रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पर आप देखें 376 करोड़ रुपए है। एक बार प्लीज डिजिट्स स्क्रीन पे लिख आइएगा, फिर बात करते हैं अमोल जी के साथ, ये अनुज जी के साथ। रेवेन्यू करीब करीब आप देखें 376 करोड़ रुपए रहा, और वाई बेसिस पर आप देखें 376 करोड़ रुपए फ्रॉम 339। पैट लगभग 70 करोड़ के आसपास है। शुक्रिया अनुज जी इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। सर, थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली इस नंबर पर जा रहा था तो देख रहा हूँ, आई मीन सीक्वेंशली, आई मीन थोड़ा रेवेन्यूज़ फ्लैट हैं, और वो एग्रेसिवनेस अगर आप जितने पिछले 2-3 क्वार्टर से विजिबल नहीं है। एग्जैक्टली इसके कारण क्या रहे, और स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट्स जिनका एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल रेवेन्यूज़ में, उसमें एक स्लो डाउन विजिबल है, उसमें वीकनेस विजिबल है, इसका कारण क्या है सर? जी, पहले तो नमस्कार, थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। और एप्पल की जो रिजल्ट रहे हैं 2022 को जो हमने साल क्लोज किया और जो 9 महीने इस फाइनेंशियली क्लोज करे, उससे मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज हमारी कंपनी ने 40% से ज्यादा ग्रोथ दी रेवेन्यू में, 40% से ज्यादा ग्रोथ दी एबिटा में और पैट में। और जो लास्ट क्वार्टर के जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं, अगर उसको भी आप देखेंगे तो एक्चुअली आपको देखेगा कि मार्जिन एक्सपेंशन बड़ा अच्छा कंपनी ने डिलीवर किया। और जो हमारी ग्रोथ है, अगर इंडिया को स्टैंड अलोन देखें, विच इज इंडिया हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, 35% रेवेन्यू हमारा इंडिया से आ रहा है इस क्वार्टर में, तो वहां पे भी हमने 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दी। और जो 80% रेवेन्यू हमारा आता है वो अदर इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया को मिला के, अगर हम एक्सपोर्ट्स को भी देखें तो अगर इमर्जिंग मार्केट्स का दायरा देखते हैं, विच इज 80% ऑफ आवर रेवेन्यू, वो भी 23% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। तो जो आपका सवाल है कि भाई कहाँ पे ग्रोथ हल्की रही, वो केवल लिमिटेड है एक बहुत छोटे दायरे में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये जो डेवलप मार्केट्स का जो दायरा है उसमें डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन रहा, जिसको कहते हैं कि थोड़ा प्रेशर रहा वहां पे, क्योंकि एडवर्टाइजर्स और ये इकोनॉमी को लेके जो कुछ वर्टिकल्स में एडवर्टाइजर ने अपना हाथ रोक के चले,
तो वहां पे थोड़ी कमी जरूर रही, बट वो हमारे लिए बहुत छोटा बिजनेस है और बहुत छोटे बेस पे है, और वहां की एड्रेसेबल मार्केट बहुत हाई है। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली यूएस की ट्रिप करके आया हूँ, तो वहां पे अपने कस्टमर बेस को ग्रो कर रहे हैं। तो भाई 2023 में हमारा जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो बहुत बड़ी है, हमारा खुद का बेस बहुत छोटा है। भाई छोटे बेस पे अगर कुछ भी एडवर्टाइजर थोड़ा हाथ रोक देते हैं तो फर्क पता ज्यादा चलता है, बट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से मतलब आई एम नॉट नर्वस अबाउट इट। आई एम एक्चुअली क्वाइट नहीं नहीं कॉन्फिडेंट कि हमारा 80% बिजनेस जो है अनुज जी 23% से मैं ग्रो होगा। अनुज जी हाँ जी, हाँ जी। अनुज जी मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रहा था। आई मीन लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपेयर करूं तो सबसे धीमापन ये लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में रहा है। क्या वजह थी एग्जैक्टली, मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे। सर यही यही मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वजह को नेल डाउन करना है, हाँ और नेल डाउन करने में दो चीजें इमर्ज होके आती हैं कि जो 80% जो बिजनेस है वो 23% ग्रो किया, तो जो 20% बिजनेस है वो श्रिंक हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ केवल नॉर्थ जी अमेरिका और यूरोप जी डेवलप मार्केट्स में हुआ। तो हमारे शेयर होल्डर्स को ओके समझना बहुत जरूरी है। ओके इससे दो बात समझ में आती है कि एप्पल का जो इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स का बिजनेस बड़ी तेजी से अभी भी अच्छा चल रहा है, और 23% की ग्रोथ इस ओके लास्ट क्वार्टर ओके में बहुत ओके बढ़िया मानी। हाँ जी। ओके अच्छा ठीक है। आई मीन टॉप लाइन के बारे में आपने एग्जैक्टली अगर आप देखें बताया कि क्यों धीमापन है यहाँ पे, बट इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया इज डूइंग वेल फॉर यू। मार्जिन्स आपके अगर आप देखें इस क्वार्टर में अच्छे थे, लगभग लगभग 21.3 की ट्रेजेक्ट्री में। यहाँ पे कितने इंप्रूवमेंट का स्कोप देखते हैं आप आगे जाके? सर हमारा बिजनेस जो है एक असेट लाइट बिजनेस है। असेट लाइट हाँ बिजनेस है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिजनेस है। सो जैसे रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी अगर हम बढ़त देखेंगे तो इतनी बढ़त कभी नहीं आई जितनी रेवेन्यू में आ रही है। तो इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन एक बड़े नेचुरल फिनोमिना है, जो ऐसे हम ग्रो करते जाएंगे तो मार्जिन एक्सपेंशन अपने आप नेचुरली हमारे बिजनेस में आएगा, बिकॉज एक असेट लाइट बिजनेस है। तो अभी जो हमने परफॉर्मेंस दी है 21% एबिटा की और 17% प्लस पैट की, इस परफॉर्मेंस को डिफेंड कर पाना और यहां से आगे उसको और इम्प्रूव कर पाना, ये बिल्कुल सही आउटलुक रहेगा आगे के लिए। अगले 2-3 साल में हम इसको और इम्प्रूव कर ले जाएंगे। अच्छा सर, अच्छा मैं नंबर्स पे तो मोर और लेस टॉप लाइन पे बात हुई, मार्जिन से बात हुई, एक हल्का सा एक व्यू चाहूँगा, संक्षेप में इसका उत्तर चाहूँगा। स्पेशली जो डिजिटल और मार्केटिंग के लिए जो बजट्स होते हैं स्टार्टअप्स की तरफ से, न्यू एज कंपनीज की तरफ से, उसमें आपने एक श्रिंकेज आता हुआ देखा है क्या? क्या ये एक धीमेपन का संकेत आपको मिल रहा है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, हमने अपनी इस बार अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में 3 केस स्टडीज अपने कस्टमर्स की लगाई हैं, जिसमें पहली केस स्टडी है हाँ टाटा की जो ऐप है उसके ऊपर, और दूसरी केस स्टडी है एक बड़े बैंक की फाइनेंशियल ऐप के ऊपर जो इंडोनेशिया का बैंक है। और ये दोनों केस स्टडी हमने इसलिए लगाई हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हैं कि एप्पल के जो बिजनेस होता है वो केवल एक स्टार्टअप्स और न्यू एज डिजिटल कंपनीज पे सीमित नहीं है। ये जो हम अपने इंडस्ट्री वर्टिकल्स पे बात करते हैं, यहाँ पे नई फंडिंग के बेसिस पे एडवर्टाइजिंग होगी, केवल ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी में इतने सारे एडवर्टाइजर एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, जो ग्लोबल कंपनीज हैं या कॉन्ग्लोमरेट कंपनीज हैं या कोई ट्रेडिशनल सेक्टर्स की कंपनीज हैं, वो भी डिजिटल जा रही हैं, और उनके भी काफी अग्रेसिव इनिशिएटिव्स होते हैं जो फंडिंग पे निर्धारित नहीं रहते। हैविंग सेड दैट, जो स्टार्टअप्स का ग्रुप है वहां पे ऐसा नहीं कि फंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है फंडिंग, बट अब उनका प्रेशर बिल्कुल क्लियर है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस आ गया। तो एप्पल का जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस मॉडल है, जो कन्वर्जन्स और आरओआई देता है, तो उसको हेल्प करता है। इवन जो स्टार्टअप्स जिनके पास ठीक ठाक बजट है, जो सेंसिबली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे एप्पल उनका बड़ा अच्छा पार्टनर बन सकता है। ओके चलिए अनुज जी, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थोड़ा सा समय का अभाव है, वरना इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात और हुई होती। मोर और लेस आपने अगर आप देखें टॉप लाइन और मार्जिन्स को लेकर, और साथ ही साथ जो इंडियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो बात करेंगे अमूल से, उनके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। कि हाल ही में आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद
2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट। दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स। और तीसरा, ग्रासरूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं।
एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब $15 करोड़ का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब $2.25 लाख करोड़, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लेलैंड की। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो रघुनंदन सरन साहब ने की थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था अशोक। लेकिन धीरे धीरे लेलैंड ने जब इस कंपनी के अंदर 40% स्टेक खरीदा तो अशोक लेलैंड बना। बाद में हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदा और वो बहुत लेटर ट्रांजैक्शन था, लेकिन उस कंपनी का नाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी भी हिंदुजा ग्रुप की तरफ से पहला इंडियन एक्विजिशन अगर उन्होंने कोई किया था तो वो अशोक लेलैंड। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी वहीं अगर आप देखें 17,738, थोड़ा निफ्टी आईटी में एक पुल बैक आया था लोअर लेवल से, और निफ्टी आईटी के थोड़े नुकसान कम हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 30395 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि कुछ मिनटों से इसमें एक पुल बैक विजिबल है थोड़ा सा अगर आप देखें, और वही निफ्टी को बार बार एक कंफर्ट देता है। अमोल के ट्रेड पे आते हैं, आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। अमोल बताइए क्या आप ट्रेड पिक कर रहे हैं आज का सस्ता ऑप्शन? मुझे आईसीआईसीआई बैंक का पुट ऑप्शन लग रहा है, 850 का अच्छा लग रहा है। अभी चल रहा है सेम भी 13 या 13.5 पे चल रहा है। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 25 और 30 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6 रुपीज का। और एक पुल बैक रैली है जो इमीडिएट में आया था, और एक 860 870 पे अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है, और 200 डे के यहाँ से पुल बैक हुआ है। मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ता है तो आईसीआईसीआई बैंक में वापस एक अच्छा खासा करेक्शन आने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो एक आईसीआईसीआई बैंक का 850 का पुट अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का आप 850 का पुट ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर प्लीज़ आईसीआईसीआई बैंक लिखाइएगा, देखना चाहते हैं। नो डाउट आईसीआईसीआई बैंक इस दौर का एक थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर रहा है। एक सेकेंड, इस थोड़ा सा चार्ट को जज कर लेते हैं क्योंकि पुट ऑप्शन का ट्रेड है ये। आईसीआईसीआई बैंक 853 पे यस डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ, और अभी भी आईसीआईसीआई बैंक आज अपने 20 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में। कमाई कर रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।